हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं नीट से फिजिक्स में कुछ बातें। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है अब बहुत नज़दीकी आ चुका है और इससे मैं आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट होने की ज़रूरत है। समय भी बहुत कम है और अभी जो है रिवीजन करने का समय आ चुका है कि किस तरह से ऐसा कौन सा आइडिया अपनाएं ताकि जो है जो भी टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए और जो भी उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर जो है अच्छे से जो है रिकवर हो जाए उसके बारे में। तो फिलहाल अभी हम जो देखने वाले हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है, इसमें आपको जो है क्या बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है और क्या कॉन्सेप्ट जो है आपको देखना है, इसको जो है इस पर जो है आपको क्या अमल करना है, क्या ध्यान देना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक्स में। जैसा कि हम देखें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको ध्यान देना ये ज़रूरी है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपको जो है इस पर फोकस करना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो है कौन कौन है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है आपको 7 मिल जाएंगे और 7 में कौन कौन है, एक लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस है, हो गया और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में आपको देखना है जैसे मान लीजिए लेंथ हो गया, इसको जो है हम मेजर करते हैं मीटर में, और मास हो गया, इसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम हो गया, इसको मेजर करते हैं सेकंड में, और टेम्परेचर हो गया, इसको मेजर करते हैं केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसको मेजर करते हैं एम्पियर, में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, को मेजर करते हैं मोल में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं CD कैंडेला में,
यानी CD में हम मेजर करते हैं। तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जितने फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं इसके ये SI यूनिट्स हैं। क्या हैं? SI यूनिट्स हैं। ठीक है, SI यूनिट्स हैं। तो लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस आपको क्लियर होने चाहिए। डायमेंशंस यानी L, इसको M से सूचित करते हैं, और ये जो है टाइम है तो ये T से हो जाएगा। टाइम है तो T से हो जाएगा, ये केल्विन है तो इसको K से, एम्पियर है तो इसका डायमेंशन तो है A से सूचित करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हो गया मोल, यानी मोल हो गया तो इसको स्मॉल m से सूचित करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको CD से ही सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है ना कि जितने फॉर्मूलेज बनते हैं फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में भी जो है इसका यूज है। बहुत सारे फॉर्मूलेज जो है आपको केमिस्ट्री में भी बनेंगे, और हर फॉर्मूला का जो है यूनिट होता है। हर फॉर्मूला का जो है यूनिट होता है और उसका डायमेंशन होता है। हर फार्मूला का यूनिट होता है और उसका डायमेंशन होता है। तो जो अभी आपके सामने ये बताया गया है कि ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी इन्हीं के बेसिस पर जितने भी फार्मूले हैं सबको बनाए जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पर जितने फार्मूले हैं सबको बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो है उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। क्या? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी कहने का मतलब इसका जो है ऐसा यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसको यदि हम गौर से देखें तो दो फंडामेंटल यूनिट्स लगे हुए हैं, है ना। एक जो है लेंथ का और एक जो है समय का, यानी टाइम का फंडामेंटल यूनिट लगा हुआ है। तो यहाँ से यदि हम गौर से देखें तो ये इसका जो हो गया एसआई यूनिट हो गया। क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया। लेकिन यदि इसको हम यहाँ पर देखें कि जो लेंथ है ना, उसको मीटर में मापा गया है और टाइम जो है उसको सेकंड में मेजर किया गया है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी डिराइव्ड यूनिट का या किसी भी यूनिट का डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन में ये देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट को, है ना, फंडामेंटल यूनिट किस फंडामेंटल यूनिट को कितनी बार यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे मीटर है तो मीटर ये किसका ऐसा यूनिट है, लेंथ का। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, L, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ कितनी बार आया है, एक बार आया है। समय यानी टाइम कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो टाइम डिवाइड में है, इसलिए हम इसको जो है इनवर्स में लिख देते हैं, LT-1। तो वेलोसिटी के लिए ये इसका ऐसा यूनिट हो गया और ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो आपको जो है ऐसा यूनिट और डायमेंशन आपको लिखना आना चाहिए। और ये आएगा कैसे, जब तक आप फंडामेंटल यूनिट्स को कवर नहीं करेंगे, है ना, तब तक जो है आपको जो है आपको डिराइव्ड यूनिट का जो भी है आप उसका डायमेंशन ना ही उसका जो है आप जो है ये लिख पाएंगे, यूनिट्स लिख पाएंगे। आए समझ में? तो डिराइव्ड यूनिट्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये फंडामेंटल यूनिट्स से ही मिलकर के बने होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स से ही मिलकर के ये बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि फोर्स है और फोर्स का हमको ऐसा यूनिट भी निकालना है और इसका डायमेंशन भी निकालना है। तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो फोर्स कहने का मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आए समझ में? यदि हम मास को किलोग्राम में मापते हैं, एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे, तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को जो है हम 1 न्यूटन के नाम से जानते हैं। आए समझ में? अब इसका डायमेंशन लिखना है, तो अब इसके फॉर्मूले में देखना है कि आखिर फंडामेंटल यूनिट्स, कौन फंडामेंटल यूनिट्स कितनी बार यूज हुआ है। तो मास को देखें तो 1 टाइम यूज हुआ है, और लेंथ को देखें, यानी लेंथ का यूनिट यहाँ मीटर है, तो लेंथ को देखें तो 1 टाइम यूज हुआ है,
टाइम को देखें तो 2 टाइम्स यूज हुआ है, लेकिन ये डिवाइड में है, इसलिए क्या होगा LT MLT माइनस 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं MLT माइनस 2। समझ में आया? तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, डायमेंशन को लिखते हैं। ओके, तो इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और उनका जो है आपको क्लियर रूप से जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्क ही है ना, वर्क डन ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, इन सब का जो है क्या है, कोई भी एनर्जी हो सबका यूनिट एक ही जैसा होता है। और आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो इज इक्वल टू ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट इसका न्यूटन मीटर बन गया। लेकिन वास्तव में यदि इसका डायमेंशन लिखना होगा तब आपको बेसिक फॉर्मूला पे जाना होगा। तो जैसे मान लीजिए फोर्स का अभी हमने बताया कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ m, तो इसको देखें ध्यान से यदि, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अब इसके लिए आप डायमेंशन लिख सकते हैं, केजी यानी 1 टाइम है, मीटर यानी 2 टाइम्स है, और समय 2 टाइम्स है। यदि डिवाइड में है तो ml/t-2, तो एनर्जी का डायमेंशन कितना हो गया, ml/t-2 हो गया। तो इस तरह से जो है हमको ये सारे प्रोसेसेस आने चाहिए। यदि आपको बेसिक प्रोसेसेस मालूम है तो आप जो है इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको समझने में और करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक्स में आपको फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। और जो है आपको ये निकालने आना चाहिए कि डिराइव्ड यूनिट्स का जो है किस तरह से जो है हमको डायमेंशन निकालना है, किस तरह से जो है हमको यूनिट निकालना है। आया समझ में? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे मैं बात करूं, यदि जैसे कि मान लीजिए कि हमको पावर का निकालना है, सपोज दैट पावर का जो है हमको यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है, इसका डायमेंशन भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पावर के बारे में क्लियर होना चाहिए। पावर है क्या? तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? पावर है। अब रेट यहाँ कहने का मतलब क्या है? टाइम से इंक्लूडेड है, यानी डूइंग वर्क यानी वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कहने का मतलब कितना हो गया? वर्क अभी हम निकाले हैं, वर्क कहने का मतलब हो गया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया? टाइम हो गया। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम से हमने जो है यहाँ कर दिया, तो इस तरह से ये कितना बन गया? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का पावर क्यूब। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? तो कहने का मतलब P इज इक्वल टू फॉर्मूला हमको मालूम होता है P बराबर W/T, यानी W का आपको वर्क डन, यदि आपको वर्क डन का यदि ऐसा यूनिट पता है तो आप आसानी से पावर का भी निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पावर का डिफिनीशन, पावर का फॉर्मूला ये जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो W/T, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का पावर क्यूब। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? 1 वाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 1 वाट के नाम से जानते हैं। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। आया समझ में? पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। और यही यदि 1000 वाट हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट कहते हैं। आया समझ में? उसी तरह से 746 जो वाट होता है ना, इसको हम 1 HP के नाम से जानते हैं। 1 HP के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से आ गया, तो मैंने इसे बता दिया। तो इस पर जो है आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो किस तरह से आपको यूनिट निकालना है, किस तरह से आपको उसका डायमेंशन निकालना है ना, इससे पहले आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। और मैं आपके लिए बता दूं कि जो भी NCERT हैं, NCERT उसके बैक में जाइए, यदि हर चैप्टर के बैक में आपको जो है डायमेंशन एनालिसिस आपको दिया गया है। ऐसा यानी आपको ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा और डायमेंशन एनालिसिस भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है आप जो है फॉर्मूला के साथ साथ आप उसका डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशन भी आप उसका क्लियर कर सकते हैं। NCERT के बुक में जाइए और हर चैप्टर के लास्ट में जो भी फॉर्मूले चैप्टर्स के अंदर हैं उनके डायमेंशन दिए गए हैं, आप वहाँ से जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है ना, इससे प्रश्न बनते हैं।
सो आपको जो है ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यदि गौर से देखें तो जो है बहुत छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, इसको मोमेंटम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यदि m है, वेलोसिटी v से यदि मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम क्या बनेगा, P इज इक्वल टू mv बन जाएगा। आया समझ में? तो इसका यदि आप SI यूनिट लिख रहे हैं तो ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। कैसे लिख दिया मैंने, तो m क्या है, मास है, क्या ये मास है, m क्या है, मास है, और मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इस हिसाब से कितना बन जाएगा, kg मीटर पर सेकंड ये बन जाएगा। यदि इसका डायमेंशनल एनालिसिस लिख रहे हैं तो दिस इज m और ये l और t माइनस वन, ml t माइनस वन, ml t माइनस वन। तो इस तरह से जो है हमको ये हर फॉर्मूला का डायमेंशनल एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हमको उस फॉर्मूला के बारे में पता हो और उसके SI यूनिट के बारे में पता हो। जैसे कि एक और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को तो हम एम्पियर में मेजर करते ही हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी जो होते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो I इज इक्वल टू, I क्या है, ये चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलॉम में, C में, और टाइम को सेकंड में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1 कूलॉम पर सेकंड, और यही 1 कूलॉम पर सेकंड जो है 1 एम्पियर के नाम से जाना जाता है। 1 एम्पियर के नाम से इसको हम जानते हैं। आया समझ में? तो इसके डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्ट, और ये V इज इक्वल टू कितना होता है, W बाई क्यू, W बाई क्यू। और इसका जो है यदि हम SI यूनिट निकालने का प्रयास करें तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, उसको हम जूल में मेजर करते हैं, किसमें, जूल में, और इसको किस में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम में। तो इसका कहने का मतलब 1 वोल्ट जो होगा ना, 1 जूल पर कूलम तो हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। लेकिन इसका डायमेंशनल एनालिसिस यदि हमको करना है तब हम कैसे करेंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए हमको जो बेसिक चीज़ें पता है उसका हमको यूज़ करना पड़ेगा। यदि इसका डायमेंशनल एनालिसिस हमको पता करना है ना, तो सबसे पहले अब ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू तो लिखे हैं, ऐसा समझ में। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में हमको जो है फंडामेंटल यूज़ करना है, तो इसको हम यदि हम चाहें T से डिवाइड करके T से मल्टीप्लाई करें तो कोई अंतर नहीं है। तो V इज इक्वल टू W, और इस चीज़ को आप गौर से देखिए, ये क्या बन गया, करंट बन गया, करंट बन गया। अब यहाँ से इस चीज़ को देखें, यदि ये करंट बन गया, और इसको यदि हम गौर से देखें, W है, W यानी वर्क डन है, और वर्क डन का क्या मतलब होता है, तो वर्क डन का मतलब होता है, यूनिट यदि इसका लिखें तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यदि यूनिट लिखें एम्पियर और इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब आपको इसका डायमेंशनल एनालिसिस आपको करना है, तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये केजी है तो m, लेंथ है तो 2, और यहाँ पर देखिए S2 है और एक और नीचे है, कितना बन जाएगा 3, तो T माइनस 3, एम्पियर है तो A माइनस 1। तो इसका डायमेंशनल एनालिसिस जो है कितना बनेगा, इसका डायमेंशनल एनालिसिस कितना बनेगा, ml2 T माइनस 3 है ना पर एम्पियर, यानी A इनवर्स 1। ओके, तो इस तरह से जो है, जो वोल्ट है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है
उसका जो है हमको निकालना पड़ेगा। तो कूलॉम है तो उसका यदि आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो उसको आप करंट में बदलिए, करंट में बदल दीजिएगा तो उसका डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएगा। ओके, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ डायमेंशनल एनालिसिस में। जैसे मान लीजिए कि है ना इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है कि 3 होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर यदि गौर करें आप तो देखिए 2 पार्ट है इसमें, एक पार्ट आपका LHS है और एक पार्ट आपका RHS है। यदि आप LHS को यदि आप गौर से देखें, ठीक है, तो LHS और RHS यदि दोनों का आप डायमेंशन लिखना चाहें तो क्लियर ये होगा कि जो LHS का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपका RHS का भी होना चाहिए। यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं सपोज दैट, है ना, तो आपको जो है इस बात पर ध्यान देना है कि LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल एनालिसिस इक्वल होगा, क्योंकि इस पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न आ गया v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी, और पूछा जाए कि a जो है a का डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा और b का डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा, तो क्या जवाब होना चाहिए? एकदम सिंपल सा है कि ये v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म का समेशन भी क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। यानी जो इसका जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट यदि मीटर पर सेकंड है तो इन सब के समेशन का भी ऐसा यूनिट क्या बनना चाहिए, मीटर पर सेकंड बनना चाहिए। और यहाँ पर t आपको टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो ये लिखा है a और ये लिखा है t। तो कहने का मतलब ये है कि इस b को यदि हम गौर से देखें तो b का यूनिट क्या बनना चाहिए, मीटर पर सेकंड, आया समझ में। लेकिन a का यूनिट क्या बनना चाहिए, गौर से देखिए, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड होगा, ये भी मीटर पर सेकंड होगा, जुटेगा यदि तो इन सब का यूनिट मिला के क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो b का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो ये क्या है, a है और ये t है, a है और ये t है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि टाइम को हमको नीचे लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आखिर इसको हम क्या बताएंगे। तो आखिर इसमें जो है हमको टी स्क्वायर से भाग लगाना होगा, टी स्क्वायर से भाग लगाएंगे तभी ये क्लियर होगा। तो आखिर ए क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए ए बाई, यानी ए जो है पूरा जो है ए बाई टी स्क्वायर बनना चाहिए, तब जा करके जो है इसका प्रॉपर यूनिट बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बनना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तभी बनेगा तभी इसका टाइम से एक टाइम जो है क्लियर होगा। इस तरह से ए का जो यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी जो है बनेगा मीटर पर सेकंड, तब जाके ये दोनों बैलेंस होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस में इस पर जो है आपको ध्यान देना है। यदि एडिशन में है तो एडिशन का हर पार्ट जो है वेलोसिटी का यूनिट रखेगा, है ना, चाहे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और भी प्लस में यदि माइनस में रहता है तो हर पार्ट जो है वेलोसिटी का जो है ये जो है यूनिट रखेगा। आए समझ में। तो डायमेंशनल एनालिसिस में ये बात आपको ध्यान में रखना है। आए समझ में। और भी इसमें यदि हम बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि इस पर गौर करें, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं कि किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर है तो उसमें कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो एक्यूरेसी शो करते हैं। क्या एक्यूरेसी, कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो एक्यूरेसी शो करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कोई भी नंबर है तो उसमें जितने डिजिट्स हैं, कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो एक्यूरेसी शो करते हैं। आए समझ में। उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस पर भी जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, आइए समझते हैं, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक नल जीरो नंबर नल डेसिमल आपको नंबर दे सकता है, जैसे मान लीजिए 76, नन जीरो नंबर दे सकता है 7653, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे? तो ये पूरे के पूरे 4 हो जाएंगे। इसको कहेंगे हम नॉन जीरो नंबर, और नॉन जीरो नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स हर नंबर शो करता है। आए समझ में? तो ऐसे नंबर आ जाएंगे तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, यदि मान लीजिए कि 765300 है और इसका आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, तो नॉर्मली ये जो है जीरो पार्ट से इसको आपको छोड़ देना पड़ेगा, और इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे? 4। ठीक है। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि यदि आगे हम डेसिमल लगा देते हैं, सपोज दैट यही नंबर है, यदि हम डेसिमल लगा दें तो ये पूरे के पूरे नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आया समझ में? लेकिन यहीं यदि नंबर कुछ इस तरह से है 0.0352, तो जो इसका नॉन जीरो पार्ट है ना, वही इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। आया समझ में? इसके अलावा मान लीजिए कि यदि 1.00 यदि 4 है, यदि 2 डिजिट के बीच में यदि 0 है, आया समझ में, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है पूरे काउंट करेंगे तो होंगे 1 2 3 4, तो पूरा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात, यदि ये साइंटिफिक नोटेशन में है तब आप क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में है तब आप क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में है, जैसे मान लीजिए कि 4 इंटू कितना, जैसे 4.3 इंटू 10 टू द पावर 4 है। यदि इसका आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है तो आपको 0 को छोड़ना होगा। तो ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी जो आपका पावर में नहीं है, 10 टू द पावर में नहीं है, उस पार्ट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बना देते हैं। तो कितना बन जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 बन जाएगा। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको ध्यान में रखना होगा। MKS यानी M यहाँ कहने का मतलब मीटर है, और K कहने का मतलब किलोग्राम है, और समय कहने का मतलब सेकंड है। उसी तरह से इसको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, और ये ग्राम, और ये टाइम जो है सेकंड में। उसी तरह से यहाँ पे डिस्टेंस को फुट में मेजर करते हैं, पाउंड में पाउंड में मास को मेजर करते हैं, और ये S क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो बीच वाला है ना वो मास को शो करता है, और जो पहला वाला जो पॉइंट है ये आपको डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस का ये मेजरमेंट देता है, और ये मास का, और लास्ट वाला ये टाइम का जो है मेजरमेंट देता है। तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, और एक SI यूनिट्स होता है। क्या? SI यूनिट्स का जो है एक सिस्टम होता है। आया समझ में? SI यूनिट सिस्टम ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जस्ट MKS की तरह ही बिहेव करता है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये जस्ट MKS की तरह ही बिहेव करता है। तो ये पॉइंट्स जो है फर्स्ट चैप्टर में इतना आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में, उसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही।